आइए तो हम कंटिन्यू करने वाले हैं वही टॉपिक जो हम लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था, दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। चलिए जी, लास्ट क्लास में मटेरियल्स चैप्टर में हमने स्टार्ट किया था पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। नाउ हमने आपको बताया था कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहले तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब क्या था? एक ऐसी क्वांटिटी जिसे ऑर्डर देने पर हमारी कॉस्ट सबसे लीस्ट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसे निकालने के हमने आपको दो मेथड बताए थे। बताइए जरा जल्दी से, कौन कौन से दो मेथड थे? सर एक तो था फॉर्मूला मेथड और दूसरा था ट्रायल एंड एरर मेथड। हमने आपके साथ डिस्कस किया था फॉर्मूला वाला मेथड। फॉर्मूला मेथड कहता है कि आप ईओक्यू का फॉर्मूला लगा सकते हो 2AO अपॉन सी, लेकिन यह तब काम करता है जब हमारे पास कोई क्वेश्चन में क्वांटिटी डिस्काउंट नहीं दिया हो। ठीक है सर। ईओक्यू से जुड़ी हुई मैंने कुछ बातें आपको बताई थी। नंबर 1, ईओक्यू पर मेरी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट हमेशा टोटल कैरिंग कॉस्ट के बराबर होती है। नंबर 2, हम कितने यूनिट्स कैरी करते हैं, तो मैंने कहा था कि जितना इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होगी उसका 50% यूनिट्स आप कैरी करोगे। तीसरा, हमने आपको यह भी बताया था कि अगर आपको टोटल ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट निकालना हो तो आप सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हो या फिर आप एक फॉर्मूला लगा सकते हो 2AOC। ठीक है। हमने आपको बताया था कि अगर आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्स ढूंढने हो तो अपनी एनुअल रिक्वायरमेंट को आप डिवाइड कर दोगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के यूनिट से। ये फॉर्मूला सिर्फ ईओक्यू के लिए काम करता था। हमने आपको यह भी बताया था कि अगर आपको टाइम गैप ढूंढना हो बिटवीन टू ऑर्डर्स तो 365 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी आप कर सकते हो। ठीक है। यहां तक की बातें हमने आपको बता दी थी। अब हम आगे बढ़ेंगे और कुछ नई बातें और सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है सर। हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 भी कर लिया था और क्वेश्चन नंबर 8 भी कर लिया था। नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 रह गया था। तो आइए आज हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं और इसमें हम कुछ नई बातें भी सीख लेंगे। क्वेश्चन कह रहा है अ फर्म रिक्वायर्स 50 आइटम्स एवरी डे फॉर अ मशीन। A fixed cost of 50
पर ऑर्डर इज इंकर्ड फॉर प्लेसिंग एन ऑर्डर, तो मुझे ऑर्डरिंग कॉस्ट पता लग गई। द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट पर आइटम अमाउंट्स टू 2 पैसा पर डे एंड, इसके बाद की लाइन अभी मेरे काम की अभी नहीं है क्योंकि आप जानते नहीं हो, लेकिन हम आपको सिखा देंगे अभी। लीड पीरियड इज 32 डेज, इसकी अभी हमें ईओक्यू के लिए कोई जरूरत नहीं है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तो इसका पहला पार्ट आप कर सकते हो। दूसरा पार्ट है कुछ नई रिक्वायरमेंट है जो कि हम आपको बताएंगे, और ये क्वेश्चन हमारे पास बुक में 2 बार है। एक बार यही क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 में भी है, तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन सेम है, रिपीट हो गया है 17 नंबर क्वेश्चन। चलिए जी, हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। फ्रॉम महेश्वरी मित्तल बुक, पेज नंबर है 127, और हमें ढूंढना है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के लिए मुझे सबसे पहले ए चाहिए। ए होता है एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। तो आपको दिया हुआ है कि मुझे 50 आइटम्स पर डे चाहिए, तो एनुअली कन्वर्ट करना है तो इंटू 365, 50 इंटू 365 18,250। ओ, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर इज 50 रुपीज पर ऑर्डर। उसके बाद मुझे कैरिंग कॉस्ट चाहिए, और कैरिंग कॉस्ट मुझे दी हुई है 0.02 पर डे। आपको याद है कि कैरिंग कॉस्ट हमेशा पर एनम चाहिए, एनुअल रिक्वायरमेंट पर एनम चाहिए, और ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर चाहिए। इन बातों पर ध्यान रखना। तो मुझे कैरिंग कॉस्ट पर एनम चाहिए, और मुझे दी हुई है पर डे की कॉस्ट ये है, तो पर एनम में कन्वर्ट कर दो। ₹7.30। अब कौन सी बड़ी बात है, ईओ क्यू निकालना कौन सी बड़ी बात है, निकाल दो। नाउ फॉर्मूला लगा दो सर, ईओ क्यू इज इक्वल टू 2AO अपॉन सी। ए है 18,250, ओ है 50 रुपए पर ऑर्डर, सी है 7.30। देखते हैं जी क्या आंसर आता है। तो बेटे मेरे पास स्क्वायर रूट करके ये आंसर आ गया 500 यूनिट्स। बच्चे कह रहे हैं सर कमाल की बात है, हमारा भी यही आंसर आया। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूं, कुछ नई बात करके आपको दिखाता हूं। एग्जाम में मत करना, टीचर की आदत होती है कि उसने जो रट रखा हो वो उसी के अकॉर्डिंगली ही चेक करते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि मुझे एनुअल रिक्वायरमेंट पर डे दी हुई थी। कितनी? 50 यूनिट्स पर डे, और मुझे कैरिंग कॉस्ट भी पर डे दी हुई थी 0.02। अब मैं आपको एक नया एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूं कि अगर मैं इस फॉर्मूले को पर डे अप्लाई कर देता तो क्या फर्क पड़ जाता। देखो, अब मैं ईओक्यू निकाल रहा हूं, ये फॉर्मूला होता है एनुअल बेसिस के हिसाब से कैलकुलेशन करने की बात कहता है, और मैं अगर इसे पर डे कर देता तो क्या फर्क पड़ जाता। देखो जी, पर डे रिक्वायरमेंट थी मेरी 50 यूनिट्स,
ऑर्डरिंग कॉस्ट थी 50 रुपीस, और क्योंकि ये मैंने पर डे लिया है तो डिनोमिनेटर भी पर डे ही होना चाहिए, तो 0.02 2 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 0.02 और इसका स्क्वायर रूट, आंसर आ गया वही 500 यूनिट्स। तो सर बेकार में हमें एनुअली करवाया जाता है, यानी मैथमेटिकल फॉर्मूला कहता है कि भाई अगर ये एनुअल है तो ये भी एनुअल होनी चाहिए, ये क्वार्टरली है ए तो ये भी क्वार्टरली होना चाहिए, ये मंथली है तो ये भी मंथली होना चाहिए, ये वीकली है तो ये भी वीकली होना चाहिए, ये पर डे है तो ये भी पर डे होना चाहिए। लेकिन ये बात मैं आपको बता रहा हूं और अब आप जान गए हो, लेकिन आपकी टीचर नहीं जानते होंगे, वो आपका आंसर गलत कर देंगे। तो सिर्फ मैं आपको बता रहा था कि ये लोग एनुअली निकालते हैं, लेकिन अगर हम इसे किसी और पीरियड पे निकालेंगे तो भी आंसर सही आएगा। मतलब आप एग्जाम में ऐसा मत करना, टीचर बुरा मान जाएगा, कहेगा बच्चे को ज्यादा नॉलेज है, मुझे नॉलेज दिखा रहा है, काट देगा। आप एग्जाम में एनुअल बेसिस पर ही करना। ठीक है सर, आपने हमें एक नई बात बता दी। चले, इसके बाद आप जानते हो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकाले जाते हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर, जल्दी से बताइए सर। ए डिवाइडेड बाय जो क्वांटिटी हमने ईओक्यू में ली है, तो मेरी एनुअल रिक्वायरमेंट है 18,250 और एक बार में हम खरीदेंगे 500 यूनिट्स, तो 18,250 डिवाइडेड बाय 500, ये आ गया 36.5 ऑर्डर्स। अब बच्चा कहेगा सर 36.5 ऑर्डर कैसे दिए जा सकते हैं, या तो 36 ऑर्डर दोगे या 37 ऑर्डर दोगे। चलिए देखो, मैं इसका भी आंसर दूंगा, लेकिन मैं पहले कुछ और कैलकुलेशन भी कर लूं। मुझे बताओ मेरी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम बेसिस पर कितनी होगी। तो सर नंबर ऑफ ऑर्डर्स को मल्टीप्लाई कर दो जितनी आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट है। चलिए, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स आए हैं 36.5 और एक ऑर्डर देने की कॉस्ट लगती है 50 रुपीज, तो ये मेरा आंसर आ गया 36.5 इंटू 50, 1825 रुपए। अब मैं बच्चे की इस बात का आंसर देना चाहता हूं कि ये सर डेसिमल ऑर्डर पे आपको एतराज क्यों नहीं है। देखो ये मेरा एक ईयर है और ईयर में 36 ऑर्डर मेरे पूरे बन रहे हैं, और 36 ऑर्डर के हिसाब से अगर मैं चलूं तो एक ऑर्डर में मैंने अपने सप्लायर से 500 यूनिट मांगे हैं, तो इसका मतलब 36 ऑर्डर्स में मेरे पास 18,000 यूनिट पहुंच गए। अब मेरी एनुअल रिक्वायरमेंट थी 18,250, तो मुझे 250 और चाहिए, तो मैं इसे 250 यूनिट का ऑर्डर नहीं दूंगा, मैं इसे एक और ऑर्डर दे दूंगा, और उस ऑर्डर में ये मुझे 500 यूनिट सप्लाई करेगा, और इस ऑर्डर में मेरी कॉस्ट लगेगी वही 50 रुपए। ठीक है सर, तो ये जो 500 यूनिट आएंगे, हम सभी जानते हैं कि 250 यूनिट इस साल यूज हो जाएंगे और 250 यूनिट का स्टॉक बनके वो अगले साल में यूज हो जाएंगे। तो क्योंकि आधे गुड्स इस साल यूज हुए, आधे गुड्स अगले साल यूज होंगे, तो मैं अपनी ऑर्डर की कॉस्ट भी आधी इस साल डालूंगा और आधी एडवांस में अगले साल डाल दूंगा। तो यानी 25 रुपए की कॉस्ट यहां डाल दूंगा और 25 रुपए की कॉस्ट अगले साल ले जाऊंगा। अब 36 ऑर्डर देने में 50 रुपए पर ऑर्डर की कॉस्ट लगी थी, तो 36 इंटू 50 जमा 25 रुपए,
तो मेरी टोटल ऑर्डर की कॉस्ट 1825 रुपए आ जाएगी। डेसिमल ऑर्डर से घबराना मत। इंसान को लगता है कि क्या कोई डेसिमल में ऑर्डर दे सकता है, तो इसका मतलब यह है कि 36 ऑर्डर तो पूरे इसी साल खर्च किए गए। जो नेक्स्ट ऑर्डर था 37th, वो आधा इस साल यूज किया गया और आधा अगले साल के लिए यूज हो गया, तो उसकी कॉस्ट प्रोपोर्शनेटली दोनों में डिवाइड हो गई। कुछ बच्चे तो कह रहे हैं सर हमारी ये क्वेरी थी नहीं तो आपने समझाया ही क्यों। भाई प्रॉब्लम क्या है कि बच्चा अगर कम समझदार हो तो उसे कभी कोई तकलीफ ही नहीं होती, और सर आप हमें जबरदस्ती ज्यादा नॉलेज देने लग जाते हो। तो क्योंकि मेरे पास कुछ होनहार बच्चे बैठे हुए हैं। अब सर आप ऐसी बातें कह करके हमें नालायक कहना चाहते हो। मैं कुछ नहीं कह रहा। चलिए, मैंने कहा जिसे जानना होगा, कई बच्चे होते हैं जिन्हें जाने बिना ना परेशानी होती है, वो अगली बात सुनते ही नहीं है कि जब तक उन्हें पुरानी बात ना समझ में आए। ठीक है सर, मैंने आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाल दी। अब चलिए जी जरा कैरिंग कॉस्ट निकालते हैं। बच्चा कह रहा है सर क्वेश्चन मांगता नहीं, आप फिर भी बता रहे हो। अरे तो दिक्कत क्या है, टोटल कैरिंग कॉस्ट निकालो। अब बच्चा कह रहा है निकालना क्या है। आपने बताया था कि जब भी ईओक्यू की बात होगी तो ईओक्यू पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट बराबर होगी। अगर ये 1825 रुपए आ गई है तो ये भी तो 1825 आएगी, लेकिन मैंने कहा इस बात को चेक तो कर लें। तो एवरेज यूनिट्स आप कितने कैरी करते हो उसे कैरिंग कॉस्ट पर एनम से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो ये कॉस्ट आएगी। हम कितने यूनिट्स एवरेजली कैरी करते हैं, ईओक्यू का आधा, तो ईओक्यू का आधा हो गया 250, और पर एनम मेरी कैरिंग कॉस्ट बन रही थी 7 रुपए 30 पैसे। अब देख लेते हैं कितनी बनी। सर ये तो कमाल की बात है। तो मैंने मैथमेटिकली कई क्वेश्चन में आपको ये बात दिखा दी कि ये दोनों इक्वल होती है। नंबर 4, टोटल ऑफ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट निकालने का अगर आप कैलकुलेशन ईओक्यू पर करना चाहते हो तो एक फॉर्मूला और भी है, 2AOC। इसका मतलब √2 इंटू 18,250 इंटू 50 इंटू 7.3। चलिए 2 इंटू 18,250 इंटू 50 इंटू 7.3 और इसका स्क्वायर रूट 3650। तो मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट है 1825, कैरिंग कॉस्ट है 1825, और इन दोनों का जब मैं टोटल निकालूंगा तो वो 3650 रुपए आएगा। इसे निकालने के दो तरीके हैं। ठीक है, हमने आपको बताया था पॉइंट नंबर 3 में कि टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालने का तरीका है या तो सिंपल कैलकुलेशन कर लो या फॉर्मूला लगा दो, लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ ईओक्यू क्वांटिटी के लिए बना है, किसी और क्वांटिटी के लिए ये तरीका नहीं लग सकता, फिर यही तरीके से काम करना होगा। ठीक है सर, ये सारी की सारी बातें आपने हमें समझा दी, हालांकि ये क्वेश्चन में मांगी नहीं थी। क्वेश्चन में सर एक नई चीज और मांगी गई थी, अब वो बताइए। क्वेश्चन में मांगा गया था रीऑर्डर लेवल व्हेन ऑर्डर फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल शुड बी मेड। हम अभी तक ये डिस्कस कर रहे थे कि सर एक बार में 500 यूनिट खरीदने चाहिए, लेकिन सर ये तो बताओ कि जब मेरे स्टॉक में 2000 यूनिट रह जाएं तब खरीदूं, 3000 यूनिट का स्टॉक रह जाए तब खरीदूं। खरीदूं कब, कितनी क्वांटिटी हो जाए स्टॉक पर तो तब मुझे खरीदना चाहिए। दैट लेवल इज कॉल्ड रीऑर्डर लेवल।
ठीक है, अब रीऑर्डर लेवल के ऊपर बाद में दोबारा से चर्चा होगी, लेकिन अभी यहां पर एक लिमिटेड चर्चा करनी होगी क्योंकि क्वेश्चन में ये बीच में आ गया। ठीक है सर, तो रीऑर्डर लेवल निकालने के फॉर्मूले और भी हैं, लेकिन अभी के लिए फॉर्मूला आप समझ लो कि ऑर्डरिंग लेवल निकालने का फॉर्मूला होता है सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक को हम बफर स्टॉक भी कहते हैं, सेफ्टी स्टॉक को हम मिनिमम लेवल भी कहते हैं, प्लस एवरेज कंजम्पशन इनटू में लीड टाइम। लीड टाइम का मतलब होता है डिलीवरी में लगने वाला समय। अगर आपने ऑर्डर दिया अपने सप्लायर को कि 500 यूनिट भेज दो, तो वो 500 यूनिट भेजने में कितना समय लेगा, दैट इज कॉल्ड लीड टाइम। हमें कितनी क्वांटिटी पर नया ऑर्डर देना चाहिए, तो इसके लिए एक फॉर्मूला तय किया गया है। वो फॉर्मूला है मिनिमम लेवल में जोड़ दो एवरेज कंजम्पशन इनटू लीड टाइम। अब आप ये क्वेश्चन जब देखेंगे तो इस क्वेश्चन के अंदर मुझे दिया हुआ है कि मेरी एवरेज कंजम्पशन है पर डे की 50 आइटम और मेरा लीड टाइम जो है वो है 32 डेज। तो सर इसके अंदर मिनिमम स्टॉक लेवल तो दिया नहीं है, तो अब इस क्वेश्चन में मेरी मजबूरी है, क्योंकि मुझे मिनिमम स्टॉक लेवल नहीं दिया है तो मिनिमम स्टॉक लेवल 0 लूंगा। एवरेज कंजम्पशन दी हुई है पर डे और लीड टाइम दिया हुआ है 32 डेज। अब ध्यान ये रखना है कि ये पर डे है तो ये भी पर डे होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों पर डे दिए हुए हैं, तो बिल्कुल ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर दो। 32 इंटू 50 प्लस 0, तो 1600 यूनिट मेरा रीऑर्डर लेवल हो गया। ठीक है सर, अब हमने 7 नंबर कर लिया, 8 नंबर कर लिया, 9 नंबर कर लिया। अब हम करने जा रहे हैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 10। बस छोटे छोटे से क्वेश्चन है, ज्यादा देर नहीं लेते, लेकिन फिर भी अगर कोई नया कंसेप्ट आएगा तो मैं आपको नया कंसेप्ट बता दूंगा, और अगर कोई नया कंसेप्ट नहीं आएगा तो आपको करने के लिए कह दूंगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है अ मैन्युफैक्चरर बाइज सर्टेन इक्विपमेंट फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर एट 30 रुपीज पर यूनिट। तो ये मुझे परचेज प्राइस दिया हुआ है, दिस इज परचेज प्राइस। टोटल एनुअल नीड्स आर 800 यूनिट्स। तो लो, एनुअल रिक्वायरमेंट क्वेश्चन ने बता दी। द फॉलोइंग फर्दर डाटा आर अवेलेबल। एनुअल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 10%। इसका मतलब मैंने बैंक से कोई पैसा नहीं लिया, मुझे ब्याज नहीं लगता, लेकिन मुझे अपने पैसे की रिटर्न तो चाहिए, तो ये आपका इंटरेस्ट हो गया, मतलब ये कैरिंग कॉस्ट का पार्ट हो गया। ये बात भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी कि ये परसेंटेज हमेशा इन्वेस्टमेंट वैल्यू का होता है, यानी एक यूनिट को स्टोर करने की मेरी क्या कॉस्ट लगेगी। रेंट, रेट, टैक्सेस, इंश्योरेंस, ये भी खर्चा आएगा। ये मुझे एग्जैक्टली खर्चा दिया हुआ है 1 रुपए पर यूनिट। फिर कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर भी दिया हुआ है। डिटरमिन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। मैं समझता हूं ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, फटाफट वीडियो रोक करके बनाइए, मैं भी इसे बनाने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10। मेरी एनुअल रिक्वायरमेंट मुझे क्वेश्चन ने साफ साफ दी हुई है। एनुअल रिक्वायरमेंट दी हुई है 800 यूनिट्स। ऑर्डरिंग कॉस्ट ये भी मुझे सबसे लास्ट में बताई गई है 100 रुपीज। ये हमें हमेशा पर ऑर्डर दी होती है, पर ऑर्डर ही चाहिए। उसके बाद मेरी कैरिंग कॉस्ट की बात आती है।
तो मेरा एक यूनिट 30 रुपीस का है। साल भर अगर मैं एक यूनिट स्टोर करूंगा तो मेरे 30 रुपए ब्लॉक हो जाएंगे, और उसे 10% की तो इस पे इंटरेस्ट चाहिए, और साथ साथ अदर खर्चे भी हैं जो 1 रुपए के हैं। तो इसका मतलब 3 और 1 4 रुपए की मेरी कैरिंग कॉस्ट हो गई। और इस क्वेश्चन में बस यही बात थी कि मुझे कैरिंग कॉस्ट निकालनी पड़ी। अब ईओक्यू का फॉर्मूला लगा दूंगा। टू इंटू 800 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 4 रुपीज। तो ये जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास 200 यूनिट्स का आंसर आ जाएगा। वैसे ही दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है, बाकी बातें आप जानते हो। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने होंगे वर्बली बता सकते हो। 800 यूनिट साल में चाहिए, एक बार में 200 यूनिट खरीदूंगा तो 4 बार में ऑर्डर दूंगा, तो ये मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगी, नंबर ऑफ ऑर्डर हो जाएंगे, सॉरी। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 10 में कोई खास बात नहीं है, इसलिए हम इसकी बाकी की बातें आपके साथ नहीं करेंगे। अब हम आगे बढ़ जाएंगे, और अब हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर 128। अगर आपका मन करे कि सर ये क्वेश्चन हम बनाना चाहते हैं, तो बिल्कुल भी हिचकिचाना मत। शर्माने की तो बात ही नहीं है। वीडियो रोक के बोलो सर हम आपके पढ़ने से पहले खुद ही पढ़ के बनाएंगे। वीडियो को अभी रोक लो, तभी तो सीखेंगे ना कि आपके मन में क्या क्वेश्चन आया, फिर मैंने उसका क्या आंसर दिया। ठीक है सर। पंपकिन कंपनी यूजेस 75,000 वॉल्स पर ईयर। साल भर की रिक्वायरमेंट आपको बता दी गई। द यूसेज इज फेयरली कांस्टेंट एट 6,250 वॉल्स पर मंथ। अब आप चेक कर लो, अगर 6,250 वॉल्स पर मंथ चाहिए तो 12 से मल्टीप्लाई करके यही क्वांटिटी आ रही होगी। द वॉल्स कॉस्ट 1 रुपए 50 पैसे पर यूनिट when bought in quantities, and carrying cost is estimated to be 20% of average inventory investment on annual basis। यानी ये 20% पर एनम ही है। द कॉस्ट टू प्लेस एन ऑर्डर एंड प्रोसेस डिलीवरी इज ₹18। ये सारी बातें ईओक्यू के लिए दी हुई हैं। फिर लिखा है इट टेक्स 45 डेज टू रिसीव डिलीवरी फ्रॉम द डेट ऑफ एन ऑर्डर। इसका मतलब ये आपका लीड पीरियड है, डिलीवरी टाइम है, इसे लीड पीरियड भी बोलते हैं। और फिर लिखा है सेफ्टी स्टॉक, मतलब मिनिमम स्टॉक हम मेंटेन करते हैं 3200 वॉल्स। क्वेश्चन कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमिन मोस्ट इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी, तो मुझसे ईओक्यू पूछी गई है। एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स, मतलब कितने ऑर्डर देने होंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पूछे गए हैं। फिर ऑर्डरिंग पॉइंट पूछा गया है, मतलब रीऑर्डर लेवल भी पूछा गया है। ये दोनों बातें हम क्वेश्चन नंबर 8 में सीख के आए हैं, हम सब ये बात कर सकते हैं। चलिए जी, हालांकि इस क्वेश्चन में कोई खास बात नहीं है, अगर आप करेंगे तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। फिर भी मैं ये क्वेश्चन आपको करवा देता हूं। ए दिया हुआ है 75,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट दी हुई है ₹100, और कैरिंग कॉस्ट दी हुई है, एक यूनिट आएगा ₹1.50 का, और आपको 20% पर एनम की रिटर्न चाहिए। सर ऑर्डरिंग कॉस्ट आपने गलत लिखी है, 18 रुपीज है, सॉरी 18 रुपीज है ऑर्डरिंग कॉस्ट, और ये 20% है, तो ये हो गया 30 पैसा। ठीक, सबसे पहले तो सर ईओक्यू निकाल देते हैं। अब सर ईओक्यू का फॉर्मूला लगाएंगे
तो बनकर क्या आएगा, 2 × 75,000 × 18 डिवाइडेड बाय 0.3 और इसका स्क्वायर रूट 3000 यूनिट्स। तो सबसे पहले EOQ आ गया 3000 यूनिट्स। अब सर हमसे पूछा गया था नंबर 1 और नंबर 2 फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ ऑर्डर्स, और इसका फॉर्मूला था एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑर्डर्ड। जो EOQ आपने क्वांटिटी निकाली है उससे 75,000 डिवाइडेड बाय 3000। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ रहे हैं 25। ठीक है सर। सर हमसे पूछा तो नहीं गया, लेकिन क्या हम टोटल ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट भी बताना चाहें तो बता सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल बता सकते हो। नंबर ऑफ ऑर्डर आपने निकाल लिए हैं 25, एक ऑर्डर की कॉस्ट है 18 रुपए, और 3000 यूनिट अगर आप EOQ निकाल रहे हो तो कैरी करोगे इसके हाफ यूनिट्स 1500 यूनिट्स, और एक यूनिट कैरी करने पर आपकी कॉस्ट आती है 0.30। सॉल्व करके देखते हैं। ये तो आ गई 450 प्लस 1500 इंटू 0.3, 450 900 रुपए। इससे एक बात फिर से प्रूव हो गई कि ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट EOQ लेवल पर हमेशा बराबर होती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। और दूसरी बात, इसे निकालने का फॉर्मूला एक बार फिर हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो 2 × 75,000 × 18 × 0.3 स्क्वायर रूट किया तो 900 यूनिट्स, सॉरी 900 रुपीस। खैर ये भी आ गया। अब सर इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया था कि आप रीऑर्डर लेवल बताओ। तो पहले मैं बता चुका हूं कि इसका फॉर्मूला होगा मिनिमम स्टॉक प्लस एवरेज कंजम्पशन इनटू में लीड टाइम। ठीक है जी सर। मिनिमम स्टॉक हमें दिया हुआ था 3200 वॉल्स, और एवरेज कंजम्पशन थी 6250 यूनिट, और लीड पीरियड हमें दिया हुआ है 45 डेज। अब ये डेज में है और ये मंथ में था, तो अब ऐसा मत करना कि मंथ की फिगर को डेज से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर अपने आप गलत हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, डेज को मंथ में डिवाइड कर देते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। सॉरी, बता सकते हो 45 डेज को मंथ में कैसे कन्वर्ट करूंगा? सारा खेल मल्टीप्लाई और डिवाइड का होता है। कई बच्चे ना इमीडिएटली समझ नहीं पाते, कहते हैं सर मल्टीप्लाई कर दो, तो बताना पड़ता है बच्चों यहां मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड करना है। तो ये 1.5 मंथ बन जाएगा। अगर आप 45 डेज को 30 डेज से डिवाइड करोगे, एक मंथ के पीरियड थे, तो ये 1.5 मंथ आ जाएगा। अब सॉल्व कर दो। 6250 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 प्लस 3200, 12,575। ठीक है सर। अब सर अगर मैं एक यूनिट खरीदता तो डेफिनेटली 1 रुपए 50 पैसे ही लगने थे। 3000 यूनिट खरीदे हैं तो भी मेरी यही कॉस्ट लगी होगी पर यूनिट।
और अगर मैं सारे के सारे भी एक साथ खरीद लेता तो भी मेरी कॉस्ट कितनी लगती? सेम लगती। जब मेरी कॉस्ट में कोई फर्क ही नहीं पड़ा तो आप क्यों इसे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहते हो? अब यह समझाने का समय आ गया, क्योंकि अब बातें आपके दिमाग में कुछ कुछ बैठ चुकी होंगी। ठीक है, मैंने कहा, दरअसल मैंने आपसे कहा कि सबसे इकोनॉमिकल क्वांटिटी थी 3000 यूनिट्स ईओक्यू। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता तो ऐसा करते हैं, मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन कर दिखाता हूं कि अगर मैं 5000 यूनिट्स परचेज करता तो क्या होता? आपकी मर्जी है, अगर आप 25000 यूनिट्स पर भी कैलकुलेशन कर लोगे तो भी बात वही रहेगी, कुछ नहीं बदलेगा। ठीक है ना? अब क्या है, स्पेस कम है, दूसरे पेज पर चलते हैं। चलिए, अब मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया, मैं आपको कुछ कंसेप्ट के लिए कुछ और बातें समझा रहा हूं। हमने कहा कि सबसे सस्ता होगा आपके लिए अगर आप 3000 यूनिट्स एक बार में खरीदो। आपने कहा सर बात को साबित करके दिखाओ। मैंने कहा चलिए मैं अब करके दिखाता हूं। तो मैं निकालता हूं टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट मेरी क्या आती, और टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट की जब मैं बात करूंगा तो तीन चीजें आएंगी। एक तो आएगी परचेज की लागत, एक आएगी ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक आएगी मेरी कैरिंग कॉस्ट। तीन चीजें मिलाकर के मेरी टोटल साल भर की इन्वेंट्री की कॉस्ट को डिफाइन करती हैं। तो सबसे पहले परचेज कॉस्ट। आपको साल भर में खरीदने हैं 75,000 वॉल्व्स। एक वॉल्व ₹1.50 का ही आएगा। मैं ये वाले फैक्ट की बात कर रहा हूं और क्वेश्चन के बियॉन्ड आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए मत देखना कि क्वेश्चन में ये कहां था। ठीक है, एक बार में अगर 3000 यूनिट खरीदोगे और साल भर में आपको 75,000 चाहिए तो नंबर ऑफ ऑर्डर बन जाएंगे इतने, और एक ऑर्डर की कॉस्ट थी मेरी 18 रुपए। एक बार में 3000 यूनिट खरीदोगे तो कैरी करोगे इसके आधे यूनिट इंटू 1/2, इतना कैरी करोगे। और एक यूनिट को कैरी करने में मेरी कॉस्ट जो लग रही थी, एक यूनिट को कैरी करने में मेरी कॉस्ट कितनी लग रही थी? 30 पैसे, 0.3। ये मेरी, अगर मैं ईओक्यू पॉलिसी फॉलो करता हूं तो साल भर में मटेरियल खरीदने में ये कॉस्ट आएगी, ऑर्डर देने में ये कॉस्ट आएगी, और संभाल के रखने में ये कॉस्ट आएगी। इन तीनों को टोटल कर लो। 75,000 इंटू 1.50, 1,12,500 प्लस 25 ऑर्डर आएंगे 18 रुपए के, 450 प्लस 1500 यूनिट आएंगे 0.3 के, 450। तो मेरी टोटल कॉस्ट आ गई 1,12,500 जमा 900, 1,13,400। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर मैं ये फॉलो ना करता और मैं अपनी मन मर्जी के हिसाब से 5000 यूनिट्स एक बार में खरीदता तो क्या फर्क पड़ता? तो फिर से यही तीनों कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। आप साल में एक बार क्या खरीदते हो, इससे आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एनुअल पर यूनिट कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसका मतलब है अभी भी ये वाली कॉस्ट मेरी होती ₹1.50 प्लस। अब मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम हो जाते, 75,000 बटा 5,000 इंटू 18। लेकिन एक बार में 5000 यूनिट खरीदूंगा तो कैरी करने के यूनिट मेरे बढ़ जाएंगे। तो ये आएगी 1,12,500 रुपए प्लस, अब देखो 75,000 डिवाइडेड बाय 5,000 इंटू 18 रुपए, 270।
तो सर ये मेरी ऑर्डरिंग की कॉस्ट कम हो गई, लेकिन अब कैरिंग कॉस्ट भी बदल गई होगी। 5000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.3, ये हो गई 750। तो 1,12,500 जमा 270 जमा 750, 1,13,520। अब आप कंपेयर करके देख लीजिए कि आपको नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है। किसी भी क्वांटिटी पे आप चेक कर लो। हम अगर 25,000 क्वांटिटी पे चेक कर लें तो मैं कह रहा हूं कम कर लो, ज्यादा कर लो, जो मर्जी कर लो, आप यही पाओगे नुकसान हो रहा है। 75,000 इंटू 1.50 प्लस, अगर एक बार में 25,000 यूनिट खरीदता हूं तो 3 ऑर्डर में ही काम हो जाएगा। लेकिन अब मैं कैरी करूंगा 25,000 का आधा। अगर 25,000 यूनिट खरीदता हूं तो 12,500 यूनिट कैरी होंगे, और 1 यूनिट कैरी करने में 1 साल की लागत यह है। 1,12,500 जमा, ये तो ऐसे ही निकल आएगा 54 प्लस 3,750, 1,16,304। अब भी आप कंपेयर करके देखो, आपको नुकसान हो रहा है। अब सर नुकसान हो क्यों रहा था? भाई परचेज कॉस्ट जो है ना, ये तो सेम थी। हर एक ऑप्शन में आप पाएंगे कि ये वाली कॉस्ट आपकी सेम थी। सारा का सारा खेल ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट का था। अगर ये दोनों आप अपनी बचा पाओ, हम इसी के ऊपर दिमाग लगा रहे थे। ठीक है सर। अब कुछ आगे बढ़ने का समय आ गया है। 11 नंबर क्वेश्चन हमने कर लिया है, 12 टॉपिक दूसरा है, छोड़ दो। 13 नंबर आप होमवर्क लिख लीजिए, और 14th को भी आप होमवर्क लिख लीजिए। और 13 के अंदर भी आपने सिर्फ ढूंढना क्या है, आपकी कैरिंग कॉस्ट। और मैं समझता हूं अपनी कैरिंग कॉस्ट अब आप ढूंढ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 13 होमवर्क में चला गया, 14 भी होमवर्क में चला गया, 15 को भी आप भूल जाओ, ये ट्रायल एंड एरर मेथड का क्वेश्चन है। तो अब हम बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो मैं लिख लेता हूं कि हमने 10th कर लिया, 11th कर लिया, 12th छोड़ दिया, 13th होमवर्क दिया, 14th होमवर्क दिया। उसके बाद हम चल पड़े हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। और 17 नंबर क्वेश्चन के बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये 8 नंबर क्वेश्चन दोबारा आ गया है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 8, तो इसको आप भूल जाइए। ठीक है। अब मेरे साथ साथ बच्चे पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। A company manufactures a special product which requires a component alpha. The following particulars are available. Annual demand is 8,000 units. Cost of placing order is 200 rupees. And 1 unit of alpha comes for 400 rupees and carrying cost is 20% of per unit price. सर यहां तक तो क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल है। अब क्वेश्चन में नई बात बताई जा रही है कि अ कंपनी हैज बीन ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 4%। तो अब डिस्काउंट की बातें शुरू हो गई, और आपने कहा था कि जब डिस्काउंट आ जाए तो ईओक्यू काम नहीं करेगा। ठीक है, मैं मानता हूं डिस्काउंट आएगा तो ईओक्यू काम नहीं करेगा, लेकिन पढ़िए यहां क्या लिखा है। कंपनी हैज बीन ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 4% ऑन द परचेज प्राइस ऑफ अल्फा प्रोवाइडेड ऑर्डर साइज इज 4,000 कंपोनेंट। यानी डीलर कह रहा है कि आपको एक बार में 4,000 यूनिट खरीदने पड़ेंगे। अब आप कह रहे हो कि चलो
खरीद लूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है पहले तो मुझे ईओक्यू निकाल के दिखाओ। अब ईओक्यू थोड़ी ना 4000 आएगा, ईओक्यू तो कुछ भी आ सकता है। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे एडवाइस करो कि क्या मुझे इस लालच में फंसना चाहिए या नहीं फंसना चाहिए। और ये कह रहा है मैं एग्जाम का क्वेश्चन हूं। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन ही तो है। सबसे पहले हम ईओक्यू निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 16। ईओक्यू निकालने के लिए मुझे एक तो ए चाहिए। अब मेरी एनुअल डिमांड दी हुई है 8000 यूनिट्स। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर दिया हुआ है 200 रुपए पर ऑर्डर, और संभालने की कॉस्ट लगेगी 400 रुपए का एक यूनिट आएगा, और इसे संभाल के रखने में मेरी कॉस्ट 20% एनुअली लग रही है 80 रुपीज। और जब ये तीनों वेरिएबल हों तो मैं चाहूंगा कि हमारे प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से इसका आंसर निकाल दें। टू इंटू 8000 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट है 200 डिवाइडेड बाई 80 और स्क्वायर रूट 200 यूनिट्स। चलिए जी, यानी मुझे सबसे सस्ता पड़ता है अगर मैं खरीदूं 200 यूनिट्स। लेकिन हमें एक डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। तो डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है तो मुझे इसके लिए अब एक चार्ट बनाना होगा। चार्ट क्या बनाना होगा, मुझे इन दोनों को कंपेयर करके देखना होगा कि अगर मैं ईओक्यू पॉलिसी से चलता हूं, 200 यूनिट्स की पॉलिसी से चलता हूं, तो मेरी कॉस्ट क्या आएगी, इन्वेंट्री कॉस्ट। और अगर मैं लालच में आ जाता हूं, लालच मुझे दी गई है 4000 यूनिट्स खरीदो, अगर मैं 4000 यूनिट्स खरीदता हूं तो फिर मेरी इन्वेंट्री कॉस्ट क्या होगी। ठीक है जी, इन्वेंट्री कॉस्ट अब मैं कंपैरिजन के लिए निकालूंगा टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। तो इसमें सबसे पहले लूंगा परचेज कॉस्ट क्या पड़ेगी। अगर आप 200 यूनिट खरीदोगे तो साल भर में आपको 8000 यूनिट खरीदने पड़ेंगे 400 रुपए के भाव पर। तो 8000 यूनिट खरीदने पड़ेंगे 400 के भाव पर, लागत आएगी 32 लाख। प्लस आपको निकालनी पड़ेगी अपनी ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो 8000 यूनिट खरीदने हैं एक बार में 200, तो नंबर ऑफ ऑर्डर हो गए 40, एक बार में 200 रुपए खर्च होंगे। तो 8000 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 200, तो ये 8000 रुपये आ गया ना। प्लस अब आपको निकालनी है अपनी कैरिंग कॉस्ट। हम 200 यूनिट एक बार में खरीद रहे हैं तो हम कैरी करेंगे इसके आधे 100 यूनिट्स, और एक यूनिट कैरी करने की कॉस्ट आती है सालाना 80 रुपए। 8000, तो यानी कि मेरी टोटल ईओक्यू पॉलिसी से चलूंगा तो टोटल मटेरियल की कॉस्ट मेरे पास आएगी 32,16,000 रुपए। अब अगर मैं 4000 यूनिट की पॉलिसी फॉलो करता हूं तो फिर मुझे 400 रुपए में डिस्काउंट मिल जाएगा 4% का, 16 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसका मतलब मेरी यूनिट कॉस्ट अब घट के
384 हो जाएगी। ठीक है, अब परचेज कॉस्ट बताओ कितनी होगी। 8,000 रुपए इंटू 384, ये मेरी कॉस्ट अब कम हो जाएगी, 30,72,000 हो जाएगी। नंबर ऑफ ऑर्डर अब मेरे 2 हो जाएंगे, सिर्फ 2 ऑर्डर आ जाएंगे। एक ऑर्डर 200 रुपए की कॉस्ट लगाता है, 400 रुपए। अब मेरी कैरिंग कॉस्ट, क्योंकि मैं 4,000 यूनिट खरीद रहा हूं तो मैं एवरेज हेल्ड करूंगा स्टॉक का 2,000 यूनिट। भूल मत जाना कि हम हमेशा आधे यूनिट कैरी करते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि पहले मैंने ये कॉस्ट 80 रुपए निकाली थी 400 रुपए के हिसाब से, लेकिन अब मेरी प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हो गई है, तो मेरी इन्वेस्टमेंट कम होने से मेरी ये कैरिंग कॉस्ट बदल जाएगी। तो अब मेरी कैरिंग कॉस्ट हो जाएगी एक यूनिट की 384 का 20%। 384 का 20%, 76.8 इंटू में 2,000 यूनिट, ये हो गई मेरी 153,600। 153,600 प्लस 400 प्लस 30,72,000, 32,26,000। अब बताओ, 4,000 यूनिट खरीदने पर वो आपको डिस्काउंट का लालच दे रहा है, लेकिन इससे मुझे टोटल कॉस्ट में नुकसान हो जाएगा। आप देख सकते हैं, तो हम कहेंगे कि डिस्काउंट ऑफर should not be accepted as it will result in loss of ₹10,000। भाई नई लागत 32,26,000 पड़ रही है, 32,26,000 पड़ रही है, जबकि ईओक्यू में ये लागत 32,16,000 की थी। 32,26,000 हो गई है ये वाली कॉस्ट, जो कि ईओक्यू में कितनी आ रही थी, 32,16,000। तो आपको तो लॉस हो रहा है। अगर लॉस हो रहा है तो फिर मैं इसको क्यों एक्सेप्ट करूंगा। ठीक है सर। अब क्वेश्चन नंबर 19। 16 हमने कर लिया, 17 सेम था, 18 अभी हम कर नहीं सकते, तो हम 19 पर आते हैं। KL Limited produces product M which has a quarterly demand of 8,000 units। अब देखो मुझे डिमांड क्या दी है, क्वार्टरली। KL Limited produces a product M, यानी फिनिश्ड गुड्स की डिमांड है क्वार्टरली 8,000 यूनिट्स। ध्यान रखना, पहली बात ये एनुअल नहीं है, और दूसरी बात ये फिनिश्ड गुड्स की बात कर रहा है, रॉ मटेरियल की बात नहीं कर रहा। द प्रोडक्ट रिक्वायर्स 3 किलोग्राम ऑफ क्वांटिटी ऑफ मटेरियल X। इसका मतलब एक फिनिश गुड बनाने में 3 किलो लगता है। तो बताओ आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी हो गई। बच्चे कह रहे हैं सर आप हंस पड़े हो, चिंता मत करो, हमें पता है हम गलती नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19। सबसे पहले तो एनुअल रिक्वायरमेंट चाहिए, तो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं क्वार्टरली 8,000 यूनिट्स। क्वार्टरली मतलब साल में 4 बार, तो इतने फिनिश गुड्स होंगे, और एक यूनिट बनाने में चाहिए 3 किलोग्राम। $96,000 किलोग्राम मेरी एनुअल रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर दिया हुआ है ₹1,000 पर ऑर्डर।
और कैरिंग कॉस्ट दी हुई है 20 रुपए मेरा रॉ मटेरियल की कॉस्ट है और 15% पर एनम मेरी कैरिंग कॉस्ट है। तो ये 3 रुपए की मेरी कॉस्ट आ गई। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि आप मुझे ईओक्यू निकाल के दिखा सकते हो। मैंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात थी। तो 2 इंटू 96,000 इंटू 1,000 डिवाइडेड बाई 3 रुपीज, स्क्वेयर रूट कर दूं तो 8,000 यूनिट्स। इसका मतलब हमारा ईओक्यू निकल के आ गया 8,000 यूनिट्स किलोग्राम का। एनुअल रिक्वायरमेंट है 96, एक बार में खरीदने चाहिए 8,000। नंबर ऑफ ऑर्डर आ गए 12। अब क्वेश्चन कह रहा है कि शुड द कंपनी एक्सेप्ट एन ऑफर ऑफ 2% डिस्काउंट बाय द सप्लायर if he wants to supply annual requirement of material X in 4 equal quarterly installments। वो कहता है कि भाई आप 8,000 खरीदोगे तो साल में 12 ऑर्डर आएंगे। आप एक काम करो, 4 ऑर्डर में काम कर लो। अब इसका मतलब 4 ऑर्डर का मतलब क्वांटिटी कितनी होगी। अगर आपको 96,000 यूनिट्स 4 बार में खरीदने हैं तो एक बार में आपकी क्वांटिटी कितनी हो गई। इसका मतलब क्वेश्चन कहना चाहता है कि अगर आप 24,000 किलोग्राम एक बार में खरीदो, वो आपको अगर 2% का डिस्काउंट दे दे तो क्या ये बात आपको मंजूर है। हमने कहा आइए इसको तो इवेल्युएट करना पड़ेगा। आइए इवेल्युएट करें। चलिए जी, पहले तो हम अपनी इन्वेंट्री कॉस्ट चेक करते हैं कि अगर मैं 8,000 किलोग्राम परचेज करता तो मेरी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट क्या आती। ठीक है सर, तो मेरी सबसे पहले तो आ जाती परचेज कॉस्ट। 96,000 किलोग्राम खरीदना था और एक यूनिट 20 रुपए का मिल रहा था। ये कॉस्ट आ गई 19,20,000 रुपए। ऑर्डरिंग कॉस्ट 96,000 डिवाइडेड बाय 8,000 इंटू 1,000, 12,000। कैरिंग कॉस्ट एक बार में 8,000 किलोग्राम है तो इसका मतलब आधे यूनिट आप कैरी करोगे। एक यूनिट कैरी करने की मेरी लागत आ रही थी 3 रुपए। तो 19,20,000 प्लस 24,000, ये मेरी टोटल कॉस्ट आ गई 19,44,000। ठीक है सर। अब क्वेश्चन ने कहा गया कि हम आपको डिस्काउंट देंगे अगर आप एक बार में 24,000 यूनिट खरीद लो, 2% का डिस्काउंट दे देंगे। अगर एक ऑर्डर 24,000 यूनिट्स का दोगे तो फिर हम आपको डिस्काउंट देंगे 2% का। तो मेरी जो कॉस्ट हो जाएगी वो हो जाएगी 19 रुपए 60 पैसे की। आइए इवेल्युएट कर लेते हैं। अब मुझे देखना है कि मेरी परचेज कॉस्ट अब क्या हो जाएगी। $96,000 इंटू 19 रुपए 60 पैसे,
18,81,600 रुपए। ऑर्डरिंग कॉस्ट, 4 ऑर्डर बनेंगे, एक ऑर्डर 1,000 रुपए का, तो ये बन गया 4,000। कैरिंग कॉस्ट, 24,000 यूनिट खरीदोगे तो कैरी करोगे इसके एग्जैक्टली हाफ 12,000 यूनिट, और 1 यूनिट कैरी करने में कॉस्ट लगेगी 3 रुपए, तो ये हो जाएगा 36,000। तो इसमें 40,000 रुपए जोड़ लो, 19,21,600 रुपए। तो इसका मतलब हमें इसमें सेविंग हो रही है। पिछली बार सेविंग नहीं हो रही थी, लेकिन अब की बार सेविंग हो रही है। तो देयर इज अ सेविंग ऑफ 22,400। तो हम कहेंगे यस, लालच बुरी बला नहीं है, लालच अच्छी चीज है। ओहो, मैंने ही गलती कर दी, बताओ। अरे जब परचेज प्राइस कम हो गया है तो मेरी ये वाली कॉस्ट भी तो कम हुई थी। गलती कर दी ना मैंने। अच्छा, क्वेश्चन में लिखा था 15%। ओ आई एम सॉरी, 15% लेना था ना। तो यानी ये अब कॉस्ट होगी 19 रुपए 60 पैसे का 15%। 2.94, ये हो गई 35,280। तो 18,81,600 प्लस 4,000 प्लस 35,280, 19,20,880 रुपीज माइनस 19,44,000। देयर इज सेविंग ऑफ 23,120। तो हमारे पास सेविंग आ गई थी 23,120 की। ठीक है, अब आपके पास और कौन सा क्वेश्चन होमवर्क में जाएगा? आपके पास क्वेश्चन जाएगा, एक तो होमवर्क में जाएगा इलस्ट्रेशन नंबर 2.2। ये मेरी बुक का पेज नंबर 60 है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 2.2 आपके पास होमवर्क में जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपके पास होमवर्क में है। और एक इसके साथ साथ नेक्स्ट पेज पे आपको करना है इलस्ट्रेशन नंबर 2.3। अब इलस्ट्रेशन नंबर 2.3 में एक खास बात है। यहां तक क्वेश्चन एकदम नॉर्मल है, लेकिन इसके बाद एक बात लिखी है कि जो ये डिस्काउंट पॉलिसी है इसके बारे में लिखा है, एज्यूम इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट डज नॉट वेरी अकॉर्डिंग टू डिस्काउंट पॉलिसी। तो जब ये आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको ध्यान होगा, पहले मैंने गलती से 3 रुपीज ही लिख दिया था। तो इलस्ट्रेशन 2.3 कह रहा है कि डिस्काउंट पॉलिसी के बावजूद इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट सेम ही रहेगी। यानी कि जो मैंने गलत काम किया था वो सही हो जाएगा इलस्ट्रेशन नंबर 2.3 के लिए। हमने अभी तक पढ़ा है कि सर जब डिस्काउंट मिलता है तो यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है, यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है तो मेरी कैरिंग कॉस्ट भी कम हो जाती है। लेकिन इलस्ट्रेशन नंबर 2.3 को आप खास मार्क कर लोगे कि इस क्वेश्चन में कहा गया है कि कैरिंग कॉस्ट रिड्यूस नहीं करनी है।
इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अच्छा, 2.3 के साथ साथ अभी हम आपको और कोई होमवर्क नहीं दे रहे हैं। तो हमारी तरफ से आपके पास होमवर्क में एक तो क्वेश्चन 13 है, क्वेश्चन 14 है, ये क्लैरिटी से नहीं आ रहा है, 13 है और 14 है। ठीक है, तो यही आपके पास होमवर्क है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे, नई बातें सिखाएंगे, फिर आपको होमवर्क देंगे। चलिए, ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू।